हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज जो टॉपिक जो मैं बनाया हूँ वो भूगोल ऑप्शनल विषय को लेकर के है और वह जो टॉपिक है वान थ्योनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत और यानी एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी को लेकर के इसे मैंने तैयार किया है। चलिए इस थ्योरी को शुरू किया जाए, लेकिन शुरू करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं बता दूं कि यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व में सबसे पहला इकोनॉमी मॉडल देने का इन्होंने प्रयास किया। सबसे पहला 1826 यानी 1826 में इन्होंने दिया। ये जर्मनी के थे और लगभग 67 ईयर्स ये जीवित रहे। 1783 यानी 1783 से लेकर के 1850 तक ये जीवित रहे, लेकिन जीवन के लास्ट 40 ईयर्स, कहने का मतलब है कि 1810 से लेकर के 50 के मध्य में मृत्यु पर्यंत तक के वो एक कृषि फॉर्म के प्रबंधक भी थे और एक विद्वान भी थे। और यह जो कृषि फॉर्म था टेलो कृषि फॉर्म था, जो पूर्वी जर्मनी के जो बाल्टिक शहर है उस शहर के निकट एक नगर था जिसका नाम था रोस्टक नगर। उसी नगर में एक कस्बा था जिसका नाम था मेक्लेनबर्ग। उस कस्बा का नाम था मेक्लेनबर्ग। उस कस्बा में ही टेलो कृषि फॉर्म था, उसी में यह कृषि प्रबंधक थे। इन्होंने जो एक्सपीरियंस को देखा, मतलब एक्सपीरियंस से जो समझा जाना 40 सालों के बाद, तो उन्होंने बातें खासकर 16 साल के बाद ही देखें। 1810 से लेकर 1826 के बीच की बातें आती है। 16 साल के बाद ही उन्होंने एक पुस्तक लिखा था द आइसोलेटेड स्टेट। द आइसोलेटेड स्टेट में ही कृषि लोकेशनल थ्योरी की चर्चा होती है। दरअसल इस थ्योरी के पहले मैं समान रूप से समीक्षा में कर देना यहाँ चाहूँगा कि इस थ्योरी को समझने के पहले आपको इस बात को समझना होगा कि अगर ये थ्योरी के अंदर जब जाएंगे तो भले ही कि कृषि की अवस्थिति क्या हो, ये वर्ड ज़रूर दिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ इस बात को भी हमें समझना होगा कि इस वर्ड को देने और जो उन्होंने थ्योरी में जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके बाद एक ही चीज़ लगता है कि एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी के जगह अगर लैंड यूज थ्योरी कहा जाता तो कहीं ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि एक नगर के बाहर की जो भूमि होती है उस भूमि का प्रयोग किस रूप में हो, उसका यूज़ किस रूप में हो, यूज़ प्रतिरूप क्या हो, यूज़ पैटर्न क्या हो, लैंड यूज़ पैटर्न क्या हो, उसी चीज़ों को उन्होंने बताने का प्रयास किया। और अपने ये दो मॉडल के रूप में खास करके एक थ्योरेटिकल मॉडल और दूसरा प्रैक्टिकल मॉडल के थ्रू से बताने का प्रयास किया है कि हम 6 एक पेटी यानी कि सर्किल पेटी के रूप में इसे संकेंद्रीय पेटी के रूप में इसे बताने का प्रयास किया कि नगर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे लैंड यूज़ पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन होता जाता है। तो ये सिद्धांत 1826 का है और आज से हम लोग 2020 की बात कह रहे हैं, यानी कि लगभग 200 सालों की बात है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि वो जर्मनी का मामला है और यह भारत का मामला है, तो निश्चित तौर पर भौगोलिक परिवर्तन भी है, समय का परिवर्तन भी है। तो आज ये थ्योरी भले ही मान्यता बहुत ज़्यादा नहीं ले पाया हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में इसे शामिल किया गया है। और चूँकि विषय को एक समृद्ध बनाना था, भूगोल विषय को, इसीलिए इस टॉपिक को रखा गया है। चलिए, और इस जो मेरा जो नेक्स्ट सेगमेंट का जो वीडियो है उसे देखने के पहले इस बातों को बता दें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि हमारा सिद्धांत यानी उनका जो मॉडल है कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही हो सकता है, और उस महत्वपूर्ण स्थानों पर उन्होंने एक ऐसे एकाकी प्रदेश, एक ऐसे विलग प्रदेश यानी एक अलग प्रदेश का कल्पना किया था जहां ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, उच्चावच को लेकर के, क्लाइमेटिक जो इक्वेशन है उसको लेकर के उन्होंने चर्चा किया था कि अगर ये आधार रहेगा तभी हमारा थ्योरी यूज़ हो सकेगा। तो देखिए इसमें हम क्या देखते हैं। नमस्कार,
मैं बान थेनुन के विचारों को लेकर के इस वीडियो को मैंने तैयार किया है और कहा है कि उनका जो विचार जो प्रकट हो रहा है, इस वीडियो को हमने 3 या 4 भाग में छोटे छोटे कैप्शन के रूप में मैंने तैयार किया। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहेंगे कि उन्होंने शर्तें रखा है और एक इमेजिन किया है, एक ऐसे स्थान, शर्तें कह सकते, इमेजिन कह सकते, जिसमें कहा था कि एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा रीजन एरिया होना चाहिए एकाकी प्रदेश में एक ही नगर हो और वह नगर के आसपास का जो ज़मीन जो है वो बिल्कुल कृषि क्षेत्र वाला जमीन हो। दूसरा है इस एकाकी प्रदेश यानी ये एरिया का एकमात्र बाज़ार हो, यानी मार्केट एकमात्र हो, यहाँ कोई आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि समस्त धरातलीय ऊंचावच, जलवायु, मिट्टी, यानी जितना नेचुरल चीज़ें हैं खासकर क्लाइमेट को लेकर के, सरफेस को लेकर के या सॉइल को लेकर के, इसमें लगभग समानता होनी चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं होना चाहिए। चौथा जो दिया, एक ही प्रकार का परिवहन हो, यानी परिवहन का जो साधन होगा वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। जो उस समय की चर्चा होती थी घोड़ा गाड़ी के रूप में वो होनी चाहिए। घोड़ा गाड़ी को नहीं मान करके अगर आप एक ही परिवहन भी मान सकते हैं। फिर है 5वां इन्होंने पॉइंट दिया था, परिवहन में दूरी और भार के अनुपात बढ़ता हो, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो जो जितना दूर जाएंगे जितना डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा, जितना वेट का होगा वो बढ़ेगा। तो यानी जितना जितना दूरी बढ़ता जाएगा, जितना यानी कि वेट 2 की जैसे 10 kg, 10 से 20 kg, उस अनुपात में उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बढ़ता जाएगा और जितनी दूरी भी होगी वो भी बढ़ता जाएगा। और छठा इन्होंने पॉइंट कहा था कि यहाँ ग्रामीण आबादी भी होना चाहिए जिसके निवासी जो है कृषक हो और वो कृषक अधिकतम लाभ प्राप्ति के इच्छुक हों। और इसी को लेकर के उन्होंने एक कल्पना की थी, उसी कल्पना को हम बताने का यहाँ प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने विचारों को कुछ मान्यताओं के आधार पर ही सिद्ध करने का प्रयास किया। वो मान्यताएं एकाकी प्रदेश या विलग प्रदेश के रूप में है। चलिए अब हम आगे की ओर चर्चा करना चाहेंगे। वो आगे की चर्चा यह है कि उन्होंने जिस 6 संकेंद्रीय वलय पेटी की जो चर्चा किया है वो कुछ न कुछ मान्यताओं के आधार पर है। और ये मान्यताएं क्या है उनको जरा समझने का प्रयास करें कि किसी भी वस्तु के उत्पादन की सघनता यानी प्रोडक्शन का जो इंटेंसिटी है या आप डेंसिटी कह सकते हैं, बाज़ार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो सघनता में कमी आती जाएगी, इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 है कि जैसे जैसे बाज़ार से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी लैंड यूज़ पैटर्न में भी परिवर्तन होता जाएगा। और इसी चीज़ को उन्होंने बताने प्रयास किया कि शुरुआती दौर में यानी कि जस्ट नगर यानी जिसको मार्केट भी करे उस नगर के बाहर क्या, पहला लाइन में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या है। तो फर्स्ट में जहाँ फल और सब्जी की चर्चा, दूध की चर्चा होती है, वही सेकंड राउंड में इसमें जलावन की लकड़ी की चर्चा होती है। थर्ड राउंड में जो है वह खाद्यान्न उत्पादन की भी चर्चा यहाँ होती है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ समझ पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें आती है कि सघनता में अंतर भी है, लैंड पैटर्न में है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन क्षेत्रों का जो सीमांकन है वो सीमांकन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो सीमांकन क्या हो सकता है? वो सीमांकन देता है कि कृषक तब तक उस कृषि पदार्थ को उत्पादन करता है जब तक उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे परिवहन व्यय बढ़ता चला जाएगा लाभ की मात्रा में कमी होती जाएगी और जब तक वो शून्य की स्थिति है तब तक तो वो करेगा, लेकिन जैसे ही वो परिवर्तन होगा यानी कोई अन्य फसल या कोई अन्य चीज़ें लाभकारी होने लगेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ से पेटी परिवर्तन हो जाता है और दूसरे फसल की ओर वो जाना शुरुआत कर देता है। तो ये 2 आधार जो है जिसके कारण से पेटियों का सीमांकन किया गया और इस सीमांकन में एक आउटर लाइन और एक इनर लाइन की भी चर्चा हुई है कि इनर लाइन के पास यानी 2 लाइन है, इनर लाइन के पास क्या हो सकता है। इनर लाइन के पास दिया चूँकि इनर लाइन नगर के सबसे निकट होगा तो उस निकट में वही पदार्थ, वही फसल, वही चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा जिसकी मांग नगर में है, जिसका प्रॉफिट हमको ज़्यादा, चूँकि प्रॉफिट ही इसमें महत्वपूर्ण आधार माना गया तो इसीलिए इसमें, जबकि आउटर के मामले में थोड़ा सा इसमें चेंज रखा गया है। तो खैर चलिए इस चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
नमस्कार। ये जो खासकर वान थ्योरिन की जो चर्चा कर रहे हैं, इस फिगर के माध्यम से हमें यह समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो दो मॉडल दिया है, एक जो थ्योरी जो खास करके कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है, जो एक मॉडल के रूप में है, और दूसरा जो प्रैक्टिकल के रूप में है, यानी एक थ्योरेटिकल को देख सकते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल को देख सकते हैं। इसके पीछे के पहलू को हम समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने विचारों को समझाया था कि कृषि अवस्थिति विचार, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न, भूमि उपयोग प्रतिरूप के बारे में जिस चीज़ की चर्चा हो रही है, उन्हीं को लेकर के कि एक नगर के बाहर जो जिस तरह हम फैलेंगे तो क्या क्या मिल सकता है। तो इन्होंने देखा था, जैसे पहले बता दूं इस फिगर से, कि यह दो फिगर को मैं लिया हूँ। एक फिगर यह है ए और दूसरा फिगर इसको बी में मानना हो। तो ए में देखिएगा 6 पॉइंट से A 1 2 3 4 5 6, यानी प्रत्येक का जो है ना, प्रत्येक में क्या क्या है सैद्धांतिक स्तर पर देखेंगे तो देखते हैं कि पहला पेटी में, यानी नगर के बाहर जाएंगे या बाज़ार से बाहर की ओर जाएंगे तो फल सब्जी दूध का होता। दूसरा पेटी में जलावन की लकड़ी का, चूँकि ईंधन उस समय महत्वपूर्ण एक साधन था, भले ही गैस हो लेकिन उस समय जलावन की लकड़ी ही महत्वपूर्ण थी। तीसरा था खाद्यान्न, ऐसे खाद्यान्न फसल जो कि जिसकी डिमांड नगर में या बाज़ार में कहीं ज़्यादा हो। इसे चौथा के बाद देखेंगे सघनता में धीरे धीरे कमी आती है, जिसमें कि खाद्यान्न भी होगा, पशुपालन भी, यानी चारागाह के लिए है। लेकिन पाँचवा में जब हम लोग आते हैं तो इसमें प्रति भूमि भी आना शुरू होता है, यानी कि प्रति भूमि का मतलब होता है फैलो लैंड के रूप में भी, यानी 1/3 भूमि को हम लोग प्रति रख सकते हैं, 1/3 में फसल कर सकते हैं, और 1/3 में जो चारागाह यानी ग्रासलैंड की चर्चा हो रही है, पशुपालन की चर्चा हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री चर्चा हो रही है, वो चीज़ें यहाँ हो सकता है। और छठा पेटी में कम्प्लीटली एक पशुपालन, जिसको कि हम लोग व्यापक स्तर पर कह सकते हैं। पशुपालन देखिए, एक यहाँ भी दूध का पालन है और एक यहाँ भी है। दोनों में अंतर यह है कि शहर के नज़दीक होने का, इसको बाज़ार करीब है, तो यहाँ ऐसे चीज़ों का ही ज़्यादा फोकस किया गया जिसकी डिमांड तुरंत हो रहा और सप्लाई भी हो रहा। लेकिन यहाँ जो है एक तरह से पिछड़ेपन की स्थिति को लेकर के यहाँ प्रकट करता है। दो फिगर के रूप में समझे कि ये एक आइडियल है जो थियोरेटिकल के स्तर पर देखने को मिला, और दूसरा देखिएगा प्रैक्टिकल के स्तर पर देखने को मिला। यहाँ देखिएगा तो आड़े तिरछे हो गया, कभी ये सड़क के रूप में प्रदर्शित कर सकता है, छोटे छोटे बाजारे को प्रभावों के रूप में दे सकता है। यानी आमतौर पर उन्होंने यह महसूस किया कि जिस तरह से हमने जो थ्योरी जो दिया कि नगर के बाहर इस रूप में हो, ये स्वाभाविक नहीं है। चूँकि कहीं कहीं देखिए नदी आ रही है, रेलवे पटरी आ रहा है, सड़क मार्ग का विकास उस रूप में हो सकता है, कहीं कहीं छोटे छोटे बाज़ारों का प्रभाव, तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसलिए ये जो प्रैक्टिकल जो दिखाई दे रहा है, ये सीधा ना होकर के टेढ़े मेढ़े आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पहलू ये, और इसके बारे में कहा गया था कि लैंड यूज पैटर्न के रूप में कहा गया तो उत्पादन की सघनता, यानी कि जिस इंटेंसिटी की चर्चा हो रही है, प्रोडक्शन की इंटेंसिटी, बाज़ार से दूरी जितना बढ़ते जाएगा उसकी घटती जाएगी। यानी कि बाज़ार यानी टाउन के निकट का जो के क्षेत्र में जो जितना इंटेंसिटी देखने को मिल रहा है, गहनता देखने को मिल रही है, वो धीरे धीरे वो दूर जाने पर कमती जाती है। दूसरी चीज़ का बाज़ार से दूरी बढ़ने पर लैंड यूज़ पैटर्न में भी परिवर्तन होता है। ये स्पष्ट देख रहे हैं कि शुरुआती लैंड यूज़ का क्या था, नगर के बाहर का पहला राउंड में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या है, चौथा में, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, और सिक्स्थ में क्या है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। यही दो पार्ट चीज़ों को यहाँ इन्होंने बताने का प्रयास किया। अब कहता है कि इसका सीमांकन कैसे हो, तो जो खास कर जो लिमिटेशन जो होता है किसी का भी, उस लिमिटेशन को लेकर इन्होंने दो विचार को प्रस्तुत किया था सीमांकन के लिए। जैसा कि चित्र से देख रहे हैं, प्रत्येक कृषि पेटी की बाह्य सीमा यानी आउटर जो लाइन है, बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण घटते हुए लाभ द्वारा निर्धारित होती है। सीधा लाइन यहाँ कहने का मतलब यह है कि इसकी जो आउटर लाइन जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बढ़ रहा, दूरी जितनी बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा, तो इसीलिए प्रॉफिट जो है उसमें घटते जा रहा। तो उसके निर्धारित करने के इन्होंने एक जो सूत्र दिया था, P = V - E+T, यानी जो P जो है प्रॉफिट है और V जो है एक तरह से, एक मिनट थोड़ा देख लिया लाइन जा,
सेलिंग प्राइस को लेकर के है, और ये जो ई का मतलब जो सीधा दिखा रहा है एक्सपेंसेस को लेकर दिखा रहा, और टी का मतलब ट्रांसपोर्ट को लेकर, यानी कि लागत कितना आता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना आता है, इन दोनों को जोड़ लिया जाए और कितना पे बिकता है। यानी कि सीधा लाइन इन्होंने कहा कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है कि लागत कितना है और आप बेच कितना में रहे हैं। तो बेच जितना में रहे हैं, लागत उसके तुलना में कम है, यही चीज़ों को प्रॉफिट होना। और लागत को इन्होंने दो दिया था, खर्च क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन को भी इन्होंने माना था। दूसरा पॉइंट कहा इन्होंने कि प्रत्येक कृषि की आंतरिक पेटी यानी कि जो इनर जो लाइन है में अधिकतम लाभ देने वाला फसल उत्पादित होगा। जैसे यहाँ देखिए चौथा में खाद्यान्न भी चारागाह भी है। तो ये जो लाइन जो है, दो एरिया जो है, एक नगर की ओर पॉइंट है और एक आउटर एरिया में है। तो उसमें कहता है नगर की ओर कौन होगा, तो जो लाभ ज़्यादा दे रहा है वो नगर यानी मार्केट के करीब होगा, यानी चारागाह। और हम फसल के रूप में लेंगे तो चारागाह से ज़्यादा अगर हमको फसल दे रहा है तो स्वाभाविक है नगर के करीब वो फसल के क्षेत्र पे ज़्यादा होगा, और जो चारागाह कम दे रहा तो वो बाहर की ओर होगा। इन्होंने यही चीज़ को समझाने का यहाँ प्रयास किया। अब इस सिद्धांत के मूल्यांकन की चर्चा अब हम लोग करना चाहेंगे। मूल्यांकन के पहले इसमें कमियां को बताना बहुत ही ज़रूरी है, और ये कमियां के रूप में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ इस बात को फोकस करना भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये 200 साल पहले की मामला है, और आज के से तुलना करेंगे तो काफ़ी चेंज हो चुका। क्योंकि चेंज क्यों हो चुका है, एक तो जर्मनी का भूगोल और भारत के भूगोल में या दुनिया के अन्य राष्ट्रों के भूगोल में, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो तुलना कर सकते हैं कि जर्मनी का भूगोल और भारत के भूगोल में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। नंबर एक, परिवर्तन पहले भी था, आज भी था। दूसरी चीज़, 200 सालों के बाद तकनीक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तकनीक काफ़ी ज़्यादा ना केवल वहाँ बढ़ा बल्कि भारत में भी काफ़ी ज़्यादा तकनीक हो चुका है। मशीनीकरण का दौर हो चुका है, मशीनीकरण में व्यापकता आ चुकी है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं परिवर्तन है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है किसानों की रुचि को लेकर के है, क्योंकि जिस प्रकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कई नित्य नए सरकार का प्रयोग हो रहा, मतलब वैज्ञानिकों का प्रयोग हो रहा, तो रुचि भी फसल के अनुसार कहीं ना कहीं चेंज हो रहा। जैसे दलहन उत्पादन घट रहा, खाद्यान्न की ओर बढ़ रहा, अब धीरे धीरे बागवानी की ओर यानी बागानी की ओर जा रहा। तो निश्चित तौर पर ये परिवर्तनशील स्वरूप है कि जिस प्रकार बाजार में डिमांड है उसको भी देख सकते हैं। इसके 3 सेक्शन में आ गए। चौथा महत्वपूर्ण सेक्शन जो उन्होंने एक कल्पना किया था कि क्लाइमेट, धरातल, मिट्टी एक समान होगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि मिट्टी जो है नेचुरली स्थानीय चट्टानों का ही एक प्रतिरूप है। चट्टानों का जो नेचर होता है वो विभिन्न भूगोल पर कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, तो ये पहलू भी आता है। फिर इसके अलावा एक पहलू और भी है, ईंधन का। सबसे बड़ी कमियां जो हम लोग देखते हैं ईंधन के साधन कि सबसे बड़ी आलोचना उस समय भी हुई थी, बाद में भी हुई है कि ईंधन जो है, जलावन की लकड़ी उस समय ज़रूरत थी, लेकिन आज सभी लोग कोयला से होते हुए आज हम लोग गैस तक पहुंच चुके हैं। खास करके अब तो उज्ज्वला योजना के कारण तो भारत के संदर्भ में गांव-गांव तक पहुंच चुका है। तो ये आधार है, कहीं ना कहीं ये चेंजिंग होता है। तो ये चीज़ें हम लोग, इसी कमियां हम लोग मानते हैं। अगर लेकिन मूल्यांकन के तौर पर देखा जाए क्या किया जा सकता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने कार्य किया था, और वो कार्य जो था खास करके हम लोग देखते हैं उस समय भी 1900 यानी 100 साल बाद के बात है, स्वीडिश भूगोलवेत्ता जॉनसन का कार्य था, नंबर 1। और नंबर 2 है जर्मन भूगोलवेत्ता वुल्कान बर्ग का भी कार्य था। तो जॉनसन का वर्क था स्टॉकहोम शहर को लेकर, स्वीडन के एक शहर है स्टॉकहोम को लेकर के। अब वुल्कान बर्ग महोदय जो थे 1952 में, यानी कि लगभग 27 साल के बाद उन्होंने जो दिया था वो खासकर बेनेलक्स के आसपास, यानी कि हॉलैंड यानी नीदरलैंड, बेल्जियम, कुछ ब्रिटेन का, ये सब को देख करके उन्होंने दिया था। और इन्होंने कहा था 100 साल के बाद ईंधन के स्वरूप में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया, नंबर 1। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ कहा था कि सामान्यतः अब उस समय उन्होंने जो कहा था कि 4 ही पेटी हो रही है। नंबर 1 पेटी जो खास करके ये नंबर 1 तो सही आ रहा है, जो उन्होंने भी कहा था वान थेवने ने भी, कि नगर के बाहर जो है सब्जी, फल और दूध है, ये क्लियर है। इसके बाद खाद्यान्न की कृषि आती है। उसके बाद उन्होंने पशुपालन को उन्होंने कहा,
मतलब बाद में इन्होंने जो खास करके जॉनसन का बुल्कानबर्ग का है पशुपालन को कहा, और इसके बाउटर जो जाता है वो वनीय कृषि के रूप में हम लोग देखते हैं। तो खैर चलिए, ये चीज़ें तो थी। डॉक्टर प्रमिला कुमार भारत के संदर्भ में भोपाल नगर के आसपास भी इन्होंने चर्चा किया था, और चर्चा करके इन्होंने मात्र 2 ही पेटी की चर्चा की है। एक पेटी तो दूध साग सब्जी को लेकर तो सही था, और उसके बाहर का जो खाद्यान्न भूमि को लेकर के था। आज अगर भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग लगता है कि प्रमिला कुमार का विचार आज मान्य है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे कई बाज़ार आ चुके हैं, नदियाँ, परिवहन के साधन, कुछ ऐसे फैक्टर, यानी कि बाज़ार का स्वरूप में भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है। इसलिए इनका ये सिद्धांत एक निश्चित तौर पर रुचिकर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मान्यता इसको नहीं ले सका। फिर भी इन्हें हम इस रूप में इन्हें प्रशंसा कर सकते हैं कि विश्व में यह पहला आर्थिक ये मॉडल उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति थे, नंबर 1। और नंबर 2 पॉइंट इनकी विशेषता है कि इन्होंने जिस तरह संकेंद्रीय वलय को दिया, चर्चा किया, आज लगभग उनके बाद के जो अनुचर यानी उनके अनुयायी हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते करते आज इस चीज़ों को लेके चले, यानी एक तरह से ये पक्ष प्रदर्शक भी रहे हैं। इसलिए इनका वैल्यू आज भी है। आज के लिए देखिए, आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पुनः उपलब्ध होऊंगा। नमस्कार।